हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी में हम पढ़ रहे हैं टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट थर्ड एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा है नर युग्मकोद्भिद। तो इससे लास्ट क्लास में हम अपने पढ़ा है किसके बारे में भाई, नर युग्मकोद्भिद के बारे में, और जो परागकण जो पाया जाता है उसके बारे में। ठीक है भाई, नर युग्मक होता है परागकण। इसके बाद जो आज अपना जो टॉपिक है वो है नर युग्मकोद्भिद का विकास। टॉपिक है अपना नर युग्मकोद्भिद का विकास। कि जो लघु बीजाणु होता है, ठीक है, मतलब लघु बीजाणु दानी के अंदर पाया जाता है। अब जो लघु बीजाणु होता है या इसको परिपक्व अवस्था में क्या होता है, ये परागकण होता है, उसके द्वारा किसका होता है, नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो इसमें जो परावस्था होगी वो क्या होगी, नर युग्मकोद्भिद का विकास। अभी हम यहाँ पर डायग्राम की सहायता से देखेंगे कि भाई जो नर युग्मकोद्भिद का जो विकास होता है किस प्रकार से होता है, किससे होता है, लघु बीजाणु से होता है। तो जो गोलाकार जो संरचना हमने बना रखी क्या होता है, लघु बीजाणु होता है। जो लघु बीजाणु होता है इसका निर्माण लघु बीजाणु धानी में होता है। इसमें जो जीव द्रव्य पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है वो कैसे होता है, गाढ़ा होता है, सघन होता है, गाढ़ा व सघन होता है। ठीक है, और जो लघु बीजाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं भाई, अगुणित होते हैं। अब जैसे ही ये जो लघु बीजाणु होते हैं, हमने इससे पहले पढ़ा है चतुष्कों के प्रकार, तो उसमें चतुष्क के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो चतुष्क जो भित्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और जो लघु बीजाणु होता है किसका रूप ले लेता है, परागकण का रूप ले लेता है। मतलब लघु बीजाणु होता है वो परिपक्व होने के बाद क्या कहलाता है, हमने बताया चतुष्क जो भित्तियां गल जाने के बाद क्या कहलाता है भाई, परागकण कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें लघु बीजाणु से फिर क्या होता है, पूरे नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। इसमें आगे विभाजन होंगे, फिर इनमें 1 से 2 कोशिकाएं बनेंगी। एक तो बनती है बड़ी, जो बनती है वो बनती है कायिक कोशिका। बड़ी कोशिका कौन सी बनती है भाई, कायिक कोशिका बनती है। और जो छोटी जो बनती है वो कौन सी बनती है, छोटी जो सेल बनती है वो जनन कोशिका बनती है। इसमें हम पढ़ेंगे इसका जो विभाजन होता है किस प्रकार से होता है और इन कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो टॉपिक है नर युग्मकोद्भिद का विकास। तो इसमें हम लिखेंगे कि लघु बीजाणु का जीव द्रव्य गाढ़ा, लघु बीजाणु का जीव द्रव्य गाढ़ा व सुस्पष्ट केंद्रक होता है। इसमें एक केंद्रक पाए जाते हैं मध्य भाग में, सुस्पष्ट केंद्रक होता है। यह अगुणित होता है, बताया था कि लघु बीजाणु होता है कैसे होता है भी, अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। चतुष्क से पृथक होने के बाद, चतुष्क से अलग होने के बाद परागकण का आकार तेजी से बढ़ता है। परागकण का आकार तेजी से बढ़ता है। इसमें रसधानियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसमें रसधानियां उत्पन्न हो जाती हैं। तथा कोशिका द्रव्य एक पतली परिधीय झिल्ली के रूप में दिखाई देता है। परागकण में समसूत्री विभाजन द्वारा परागकण में
समसूत्री विभाजन द्वारा दो असमान कोशिकाएं बनती हैं। में ये डायग्राम दिख रहा है, कोशिका जो द्रव्य होता है गाढ़ा होता है, आकार में बड़ा होता है। नेक्स्ट डायग्राम में दिखा रखा है, इसके अंदर क्या बन जाती है, जो हमने जो खाली जो स्पेस बना रखा है ये वाला, ये क्या होती है, वैक्यूल्स या रसधानियाँ होती हैं। तो जैसे इसमें जो जीव द्रव्य में क्या होता है कि रसधानियाँ उत्पन्न हो जाती है, आकार में बड़ा होता है, तो उसके बाद इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है और एक से दो कोशिकाएं बनती हैं असमान, एक बड़ी एक छोटी। छोटी कौन सी कहलाती है, कायिक कोशिका, और छोटी क्या कहलाती है, जनन कोशिका। तो दो असमान कोशिकाएं बनती हैं, बड़ी कायिक कोशिका व छोटी जनन कोशिका कहलाती है। ठीक है भाई, यहाँ तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें डिवीजन किस प्रकार से होता है। इसमें मतलब कि जो नरयुग्मक होता है वो उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो यहाँ डायग्राम में देखते हैं कि भाई ये क्या है, लघु बीजाणु हो गया। इसमें क्या होता है, विभाजन होने से पहले जो केंद्रक जो होता है वो क्या होता है, परिधि की ओर आ जाता है। जैसे ये इसकी क्या हो गई, परिधि हो गई, तो केंद्रक इस ओर आ गया। ठीक है, जो किसको दर्शाता है, जो जनन केंद्रक को दर्शाता है। मतलब केंद्रक परिधि की ओर आ गया, जनन केंद्रक के जनन कोशिका की स्थिति को दर्शाता है, और ये जो स्थिति होती है जीन के द्वारा नियंत्रित होती है। और जो दूसरा जो भाग होता है, कौन सा, कायिक भाग होता है, उसमें क्या बन जाती है, अनेक रसधानियां बन जाती हैं। इसके अलावा जैसे और हम आगे देखते हैं कि जो कायिक वाला भाग हो गया, बड़ा वाला जो भाग हो गया, जो कायिक कोशिका हुई, इसमें विभिन्न प्रकार के कोशिका अंग जैसे लवक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वे अन्य पदार्थ लिपिड वगैरह होते हैं, वो कहाँ हो जाते हैं, जो कायिक कोशिका होती है उस ओर चले जाते हैं। ठीक है, इसमें फिर क्या होता है, आगे विभाजन होता है, और इसमें जो केंद्रक विभाजन के समय इसमें क्या बनते हैं, तरकु तंतु बनते हैं। इनको हम बोलते हैं तरकु तंतु। इनको भाई क्या बोलते हैं, ये जो लाइनिंग से दर्शा रखी है क्या है, तरकु तंतु होते हैं, जो विभाजन में सहायक होते हैं। तो जो तरकु तंतु होता है ये परिधि की ओर तो कैसा होता है, कुंद होता है। कुंद मतलब ब्लंट जिसको हम बोलते हैं, जैसे लोकल भाषा में इसको हम बोलते हैं भोटा। ठीक है, मतलब चौड़ा रहता है परिधि भाग की तरफ। और ये तरकु जो तंतु होते हैं केंद्र भाग की तरफ कैसे होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं। तीक्ष्ण मतलब एक्यूट, मतलब एक प्रकार से पेने। तो केंद्र भाग की तरफ ये तरकु तंतु पेने होते हैं, और परिधि की तरफ कैसे होते हैं, कुंद होते हैं। तो यहां इसमें लिखते हैं नरयुग्मकोद्भिद के विकास के बारे में कि विभाजन से पहले केंद्रक परिधि की ओर स्थापित हो जाता है, परिधि की ओर विस्थापित हो जाता है। यह स्थानांतरण एक निश्चित दिशा में होता है। यह स्थानांतरण एक निश्चित दिशा में होता है। निश्चित दिशा में होता है तथा जनन कोशिका की स्थिति दर्शाता है। जनन कोशिका की स्थिति दर्शाता है। कि हमने बताया कि भाई जो विभाजन होगा उससे पहले जो केंद्रक होता है कहाँ जाता है, आ जाता है परिधि की तरफ आ जाता है। ठीक है, इसका स्थानांतरण एक निश्चित दिशा में होता है, कहाँ, परिधि की तरफ ही होता है। और ये किसको दर्शाता है कि ये जो बनता है बाद में क्या बनती है, जनन कोशिका बनती है। उसके बाद कि जो जनन कोशिका की जो स्थिति होती है वो किसके द्वारा निर्धारित होती है भाई, जीन के द्वारा निर्धारित होती है। जनन सेल की स्थिति जीन द्वारा नियंत्रित होती है।
अब उसके बाद देखते हैं कि लघु बीजाणु में जिस ओर कायिक कोशिका का निर्माण होता है, जिस ओर कायिक सेल का निर्माण होता है, उस ओर केंद्रक व परागकण भित्ति के बीच कोशिका द्रव्य में अनेक रसधानियां उत्पन्न हो जाती हैं। अनेक रसधानियां उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है भाई, मतलब जिस ओर कायिक कोशिका बनती है उसमें क्या बन जाती है, अनेक रसधानियां उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद बताया कि जिस ओर कायिक कोशिका होती है वह रसधानियां तो होती हैं, इसके अलावा इसमें विभिन्न प्रकार के कोशिका अंग जैसे लवक बताया था, केंद्रक बताया था, अन्य जो लिपिड होते हैं वो भी इस ओर विस्थापित हो जाते हैं। अधिकांशतया लवक, माइटोकॉन्ड्रिया व लिपिड आदि कोशिका द्रव्य के उस भाग में विस्थापित हो जाते हैं, उस भाग में विस्थापित हो जाते हैं जिधर कायिक कोशिका का निर्माण होता है, जिधर कायिक कोशिका का निर्माण होता है। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद बात करते हैं तर्कुतंतु की, कि हमने बताया था कि भाई इनमें जो केंद्रक विभाजन होता है उस समय तर्कुतंतु परिधि की तरफ आ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि परिधि की तरफ कैसा होता है, कुंद होता है, और जो सेंटर भाग में कैसा होता है, तीक्ष्ण प्रकार का होता है। तो लिखेंगे केंद्रक में विभाजन के दौरान बनने वाला तर्कु छोटा व असममित होता है। छोटा व असममित होता है। यह भित्ति की ओर कुंद ब्लंट व केंद्र भाग की ओर तीक्ष्ण होता है। ठीक है। अब जो परिधि की तरफ जो केंद्रक बनता है उसको हम बोलते हैं भाई जनन केंद्रक। ठीक है, जो परिधि भाग की तरफ जो बनता है उसको हम बोलते हैं जनन केंद्रक, और जो दूसरा जो बनता है बड़ा उसको हम बोलते हैं कायिक केंद्रक। तो ये हो गया कायिक केंद्रक, ये हो गया जनन केंद्रक परिधि की ओर। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे कि विभाजन के बाद परागकण भित्ति की ओर बनने वाला परागकण भित्ति की ओर बनने वाला जनन केंद्रक व अंदर की ओर बनने वाला कायिक केंद्रक कहलाता है। यहां तक क्लियर है।
उसके बाद इसके मध्य क्या होता है कि अर्धगोलाकार भित्ति का निर्माण होता है। इसी को जहां जनन केंद्रक होता है इसको फिर हम बोलते हैं जनन कोशिका, और जो बड़ी जो कायिक केंद्रक बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कायिक कोशिका कहते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे कि विभाजन के अंत में दोनों केंद्रकों के मध्य एक अर्धगोलाकार भित्ति का निर्माण होता है। मध्य एक अर्धगोलाकार भित्ति का निर्माण होता है। इससे एक छोटी क्या बनती है, जनन कोशिका, व एक बड़ी कायिक कोशिका बनती है। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइम में देखें, पहले तो जो जनन कोशिका होती है कहाँ होती है कि जो परागकण की जो भित्ति होती है इससे जुड़ी हुई रहती है, यहाँ इससे जुड़ी हुई है। लेकिन धीरे धीरे बाद में क्या होती है कि जो परागकण जो भित्ति होती है उससे अलग हो जाती है। जैसे यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है कि जो परागकण भित्ति से जो जनन कोशिका होती है अलग हो जाती है, और अंत में क्या हो जाती है, मध्य भाग की ओर, केंद्रक भाग की ओर या सेंटर की तरफ क्या होती है, चली जाती है। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे, प्रारंभ में जनन कोशिका परागकण भित्ति से जुड़ी रहती है, परागकण भित्ति से जुड़ी रहती है। लेकिन धीरे धीरे यह कोशिका अपनी भित्ति का निर्माण कर लेती है। यह कोशिका अपनी भित्ति का निर्माण कर लेती है और परागकण भित्ति से मुक्त होकर और परागकण भित्ति से मुक्त होकर कायिक कोशिका के मध्य भाग की ओर, कायिक कोशिका के मध्य भाग की ओर बढ़ने लगती है। ठीक है भाई, तो पहले जुड़ी हुई थी, उसके बाद खुद की भित्ति का निर्माण किया और फिर क्या होते हैं, जो कायिक कोशिका के केंद्र भाग की ओर बढ़ने लगती है। तो यहां तक क्लियर है।